आज की बात रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चीन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो आपको चौंका देगी। और ये जानकारी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। अब तक बहुत बार हमने सुना है कि कोरोना वायरस चीन ने फैलाया। कोई कहता है कि वुहान के मीट मार्केट से ये वायरस आया। किसी ने कहा कि कोरोना वायरस चमगादड़ से आया। किसी ने दावा किया कि वुहान की लैब में कोरोना वायरस बनाया गया। आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं ये सब चीन की साजिश है, ये चीनी वायरस है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि वायरस बनाने के साथ साथ चीन ने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली थी और ये वैक्सीन बेचकर वो पैसा कमाएगा, इसीलिए चीन ने पूरी दुनिया में वायरस फैला दिया और अपने यहां इसे काबू में कर लिया। लेकिन इन सब बातों की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, कोई सबूत नहीं था, सुनी सुनाई बातें थी। लेकिन आज मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि चीन पर जो आरोप लगे उसके पीछे कौन सी ऑथेंटिक रिपोर्ट है। आज मेरे पास इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की सबसे ताजा रिपोर्ट है, लेटेस्ट जानकारी है। इसमें चीन की चालबाजी का खुलासा किया गया है और ये ऑथेंटिक रिपोर्ट, ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, इसकी फाइंडिंग्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बड़े साफ साफ कहा गया कि 27 दिसंबर 2019, डेट नोट करिए, 27 दिसंबर 2019 तक चीन की एक प्राइवेट लैब ने इस वायरस की पूरी जानकारी वहां की अथॉरिटीज को, अधिकारियों को दे दी थी। पता चला कि विजन मेडिकल्स नाम की एक कंपनी ने सबसे पहले उन नमूनों की जांच की थी जिन्हें चीन के हॉस्पिटल की तरफ से टेस्ट के लिए भेजा गया था। विजन मेडिकल्स नाम की इस लैब ने उसी दिन चाइनीज अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया था यह नया वायरस है, खतरनाक वायरस है, लेकिन इसका जीनोम सार्स से काफी मिलता जुलता है। 30 दिसंबर को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरस के एक्सपर्ट शी जेंगली ने इस वायरस की बीमारी का पता लगाया और 2 जनवरी तक उनकी टीम ने वायरस को पूरी तरह डिकोड कर लिया। लेकिन जब इसका सीक्वेंस दुनिया से शेयर करने की बात हुई तो चीन की टॉप मेडिकल अथॉरिटी यानी नेशनल हेल्थ कमीशन ने इन लैब्स को कॉन्फिडेंशियल नोटिस भेजा। नोटिस में इन लैब्स को वायरस का जीनोम सीक्वेंस शेयर नहीं करने को कहा गया था, इसे छुपाने को कहा गया था, किसी को न बताने को कहा गया था। और अगर जीनोम सीक्वेंस पब्लिश किया तो अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। इसके बाद 5 जनवरी तक चीन की 2 सरकारी लैब्स ने भी जीनोम के सीक्वेंस का पता लगा लिया। शंघाई की लैब को भी वायरस की डिटेल्स मिल चुकी थी, लेकिन चाइनीज अथॉरिटी ने इसकी जानकारी पब्लिक के साथ शेयर नहीं की, किसी को पता नहीं लगने दिया। और इसके बाद चाइना की तरफ से 7 जनवरी को सिर्फ इतना शेयर किया गया कि यह कोरोना का नया वायरस है। लेकिन तब तक थाईलैंड और जापान में कोरोना वायरस के केस डिटेक्ट होने लगे थे। यह वायरस दूसरे देशों में फैलने लगा था और 11 जनवरी को चीन ने कोरोना वायरस से पहली डेथ रिपोर्ट की। सोचिए, तब तक भी चीन ने लोगों को अलर्ट नहीं किया था और WHO को वायरस के बारे में, वायरस के जीनोम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद जब एक प्राइवेट लैब ने जीनोम का सीक्वेंस पब्लिक कर दिया तो मजबूर होकर चाइनीज अथॉरिटीज को इसे शेयर करना पड़ा, इसे मानना पड़ा और WHO के साथ इस वायरस की डिटेल्स शेयर करनी पड़ी। चाइना ने सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को कोविड-19 के पहले केस के बारे में दुनिया को बताया था। चीन की तरफ से कहा गया था कि लोगों में निमोनिया के लक्षण हैं, लेकिन ये बीमारी क्या है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज इस बात के सबूत मिले कि चीन झूठ बोल रहा था। 27 दिसंबर तक उसकी लैब्स ने उसे वायरस के बारे में जानकारी दी थी। चाइनीज अथॉरिटी को सब कुछ पता था। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि चीन की
जानकारी में 2 जनवरी को ही कोरोना वायरस के जीनोम की, वायरस की जेनेटिक मैपिंग की पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई थी। चीन के वैज्ञानिकों ने 2 जनवरी को ही चीन की सरकार को सब कुछ बता दिया था। यह वायरस कितना खतरनाक है यह भी बता दिया था, इसका कोई इलाज नहीं है यह भी बता दिया था। 2 जनवरी तक चीन की 3 लैब्स में इस वायरस का पूरा जेनेटिक मैप तैयार कर लिया गया था, लेकिन चीन ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया था। लैब में काम करने वाले किसी व्यक्ति को बोलने से मना कर दिया था, और तो और अगले 2 हफ्ते तक इसके बारे में WHO को भी किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई। करीब 14 दिन तक वायरस की डिटेल WHO से छिपाई गई। सोचिए कितना बड़ा गुनाह था। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में इसकी पूरी डिटेल सामने आई है। एजेंसी का कहना है कि चाइना की लैब ने 2 जनवरी को इसका सीक्वेंस ढूंढ लिया था, लेकिन चीन ने इसे सीक्रेट रखा, वायरस को फैलने दिया, और जब ये वायरस दूसरे मुल्कों में पहुंच गया, लोगों की मौत होने लगी, तब जाकर चीन ने इसके बारे में WHO को जानकारी दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि WHO के हेल्थ ऑफिशियल्स की चीन के अफसरों के साथ 6 जनवरी को मीटिंग हुई थी, लेकिन इस मीटिंग में WHO के अफसरों को वायरस के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई, कोई डिटेल्स नहीं बताई गई, और ना ही कोरोना पेशेंट्स का डेटा शेयर किया गया। आप सोच सकते हैं कि जब 2 जनवरी को जीनोम का सीक्वेंस पता था, उसके बाद भी चीन ने WHO से और पूरी दुनिया से इसकी डिटेल्स छिपाई। चूंकि इसी दौरान 11 जनवरी को एक प्राइवेट लैब ने कोरोना वायरस के जीनोम की सीक्वेंस पब्लिक कर दी। इसके बाद चीन की सरकार को मजबूरी में 11 और 12 जनवरी को जेनोमिक स्ट्रक्चर का डेटा पब्लिक करना पड़ा। और यह हैरानी की बात है कि इसके बाद भी 2 हफ्ते तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को चीन ने वायरस की डिटेल्स नहीं दी, और तब तक काफी देर हो चुकी थी। यह वायरस चीन से बाहर पहुंच चुका था। WHO का कहना है कि 2 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, यानी उस दिन तक जब इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, तब तक यह वायरस आउटब्रेक 100 से 200 गुना तक बढ़ चुका था, और डेटा शेयर करने में देरी की वजह से यह वायरस फैलता चला गया। जब तक दूसरे देशों के वैज्ञानिक इसके बारे में रिसर्च करते, तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगर पहले ही चीन वायरस की इंफॉर्मेशन पब्लिक कर देता, तो कम से कम दुनिया के दूसरे देश अपने यहां बाहर से आने वालों पर पूरी तरह रोक लगा सकते थे, एहतियातन कदम उठा सकते थे। ग्लोबल लेवल पर टेस्ट, एंटीडोट और वैक्सीन तैयार करने का प्रोसेस शुरू हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसको दुनिया से छुपाया गया। इसीलिए इस रिपोर्ट में कहा गया, अब इस बात में कोई शक नहीं है कि चीन ने कोरोना वायरस दुनिया भर से जानबूझकर छुपाया और इसे फैलने दिया। वायरस की जानकारी जानते पूछते छुपाई गई। और अब तो साफ लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक कहा था, यह चाइनीज वायरस है। चीन के चक्कर में पूरी दुनिया कोरोना का शिकार हुई। चीन को आने वाले खतरे के बारे में पता था, वायरस की सारी जानकारी थी, लेकिन चीन ने दुनिया से छुपाया। चीन की लैब ने चाइनीज अथॉरिटी को 27 दिसंबर को इस वायरस के बारे में बता दिया था। चीन की टॉप मेडिकल अथॉरिटी ने इन लैब्स को इस वायरस का जीनोम सीक्वेंस किसी को बताने से रोका। चीन ने जानबूझकर WHO से जानकारी छिपाई, और जब WHO को बताया, तब तक ये बीमारी कई देशों में फैल चुकी थी। अगर चीन ने वक्त रहते इस वायरस के बारे में जानकारी दे दी होती, तो आज दुनिया में 64 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज ना होते। 3,78,000 लोगों को मौत से बचाया जा सकता था। हमारे अपने मुल्क में आज कोरोना के केसेस 2 लाख तक न पहुंचते। हालांकि चीन की चालबाजी खुद चीन के लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हुई। चीन ने कोरोना के 84,000 से ज्यादा केस सामने आए और 4,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, और इनमें वो डॉक्टर्स भी शामिल हैं जो वुहान के हॉस्पिटल्स में मरीजों की देखभाल कर रहे थे। इन डॉक्टर्स की तस्वीरें देखकर तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। ये चीन के उस डॉक्टर की तस्वीर है जो खुद कोरोना का शिकार हो गए। 99 दिन तक कोरोना से लड़ने के बाद आज इन डॉक्टर की मौत हो गई।
आपको याद होगा 18 अप्रैल को वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स की तस्वीरें वायरल हुई थी। इन डॉक्टर्स के चेहरे बिल्कुल काले पड़ गए थे, पूरा शरीर सूज गया था। इन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं था कि ये वही डॉक्टर है जो कुछ दिन पहले तक बिल्कुल हेल्दी थे। ये तस्वीर डॉक्टर हु विनफिंग की है। वुहान के सेंट्रल हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट थे, लेकिन कोरोना पेशेंट्स का इलाज करते करते वायरस की चपेट में आ गए, खुद कोरोना से इन्फेक्ट हो गए। पता चला कि पिछले 99 दिनों में ये हॉस्पिटल में रहे, लेकिन आज सुबह अचानक हालत ज्यादा खराब हो गई। शरीर के ज्यादातर अंगों ने काम करना बंद कर दिया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ, मौत हो गई। 42 साल के डॉक्टर हु विनफिंग का इलाज करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी, वो अचानक बड़बड़ाने लगते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब डॉक्टर की आवाज तक चली गई थी। वायरस ने सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। इसके बाद उन्हें 7 फरवरी से 22 मार्च तक ईसीएमओ थेरेपी दी गई, यानी उनके खून में बाहर से ऑक्सीजन दी गई। असर धीरे धीरे हुआ। 11 अप्रैल को उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। 3 दिन बाद डॉक्टर विनफिंग को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन 8 दिन बाद हार्ट अटैक हुआ, फिर दिमाग सुन्न पड़ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया और तब से उनकी हालत में सुधार नहीं आया। आखिरकार आज सुबह डॉक्टर विनफिंग ने वुहान के हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। हालांकि डॉक्टर की एक टीम ये जांच कर रही है कि आखिर डॉक्टर हु विनफिंग का चेहरा काला कैसे पड़ गया था, उनकी आवाज क्यों चली गई थी, अचानक दिमागी हालत खराब क्यों हुई, क्या यह सब कोरोना वायरस के कारण हुआ। हालांकि कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक एंटीबायोटिक का रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से उनके शरीर का रंग बदल गया था। डॉक्टर हु विनफिंग की तरह वुहान के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर यी फान की तस्वीरें भी काफी सुर्खियों में रही थी। इसी साल जनवरी में उन्हें भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। एक पेशेंट से उन्हें कोरोना हुआ और इसके बाद इस वायरस ने डॉक्टर यी फान का पूरा हुलिया बदल दिया। उनके चेहरे का रंग भी काला पड़ गया था, आंखें पीली हो गई थी, शरीर में स्वेलिंग हो गई थी। शुरुआत में चीन के डॉक्टर्स को लगता था कि डॉक्टर यी फांग को बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी मेडिसिन उनके शरीर पर असर नहीं कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे दवाओं का असर होने लगा। हालांकि इसी दौरान उन्हें भी वही एंटीबायोटिक दी गई जो डॉक्टर हु विनफिंग को दी गई। इलाज करने वाली मेडिकल टीम ने बताया कि डॉक्टर यी और डॉक्टर विनफिंग को जो दवा दी गई, उसकी वजह से उनके शरीर में हाइपर पिगमेंटेशन हो गया। हालांकि पहले दावा किया गया था कि हार्मोन में गड़बड़ी और लिवर को नुकसान की वजह से इनके शरीर का रंग बदला। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हु विनफिंग और डॉक्टर यी फान दोनों को जनवरी के 3rd वीक में, तीसरे हफ्ते में कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था। पहले इन्हें वुहान के पल्मोनरी हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसके बाद टोंगजी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर हु विनफिंग की तरह डॉक्टर यी फान भी कई दिनों तक लाइफ सपोर्ट मशीन पर रहे, लेकिन अच्छी बात है कि डॉक्टर यी फान की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन वुहान के कई और डॉक्टर यी फान की तरह खुशकिस्मत नहीं थे। कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले 34 साल के डॉक्टर ली विनलियांग ने जानकारी शेयर की थी। ली विनलियांग वुहान के हॉस्पिटल में काम करते थे। उन्होंने ही पूरी दुनिया को इसके बारे में बताया था। लेकिन तब चीन की सरकार ने डॉक्टर की बात को फेक न्यूज कहकर नकार दिया था, क्योंकि वो दुनिया से सच को छुपाना चाहते थे। उन्होंने डॉक्टर को झूठी खबरें फैलाने का आरोपी बना दिया था। हालांकि 7 फरवरी को डॉक्टर ली विनलियांग की कोरोना वायरस से मौत हो गई और इसके साथ 66 ईयर्स के 66 साल के उनके दूसरे साथी डॉक्टर जो हेपिंग, वो भी कोरोना की इस लैब की रिपोर्ट के बारे में जानते थे, वो भी कोरोना की चपेट में आ गए और 9 मार्च को डॉक्टर हेपिंग की भी मौत हो गई। वुहान के सेंट्रल हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर जियांग और डॉक्टर जोंगमिंग भी उनमें से हैं जिन्हें कोरोना ने अपना शिकार बनाया है। 56 साल के डॉक्टर जियांग थायराइड ग्लैंड की बीमारी के स्पेशलिस्ट थे। वुहान के हॉस्पिटल में कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी जान कोरोना की वजह से गई है। पहले जिन डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को बताने की कोशिश की, उनकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद चीन के आम लोग और बहुत से डॉक्टर्स भी अपनी सरकार की साजिश का शिकार बने।
अब पूरी दुनिया में 64 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। हमारा देश भी कोरोना के इन्फेक्शन के मामले में दुनिया भर में आज 7वें नंबर पर पहुंच गया। कल सुबह से आज तक भारत में कोरोना के 8,171 नए मरीज आए। पिछले 4 दिन का ट्रेंड है कि रोज 8,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आते हैं, नए केसेस आते हैं। और सबसे बुरा हाल मुंबई और दिल्ली, देश के 2 सबसे बड़े शहरों का है। कोरोना के मामले में मुंबई तो पहले से ही देश में टॉप पर है। मुंबई में कोरोना के मरीज 42,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान मुंबई में 1,117 नए केसेस आए और 49 लोगों की मौत हुई। हॉस्पिटल का हाल बुरा है, मरीजों की संख्या ज्यादा है और हॉस्पिटल में स्टाफ कम पड़ गया है। पहले तो मुंबई में मरीजों के रिश्तेदार हॉस्पिटल के अंदर के वीडियो बनाकर वहां की हालत दिखाने की कोशिश करते थे। ऐसे कई वीडियोस मैंने आपको आज की बात में दिखाए, जिससे अंदर के हालात कितने खराब हैं इसका पता चलता था। लेकिन आज डॉक्टर्स ने एक वीडियो बनाया और दिखाया कि हॉस्पिटल में वो किन मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। मेरे पास में मुंबई के केईम हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने एक वीडियो भेजा है और ये वाकई में दिल हिलाने वाला है। इस वीडियो में डॉक्टर बता रहे हैं कि 35 मरीजों के वार्ड में सिर्फ 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, एक भी वार्ड बॉय नहीं है, एक भी नर्स नहीं है। डॉक्टर्स की मदद करने के लिए वार्ड में कोई आता ही नहीं। हॉस्पिटल के प्रशासन से वो कई बार वार्ड बॉय भेजने की रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं आया। वार्ड में ज्यादातर मरीजों की हालत सीरियस है। एक मरीज जमीन पर पड़ा है। 3 डॉक्टर सबको अटेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिन मरीजों की ड्रिप चल रही है जो ऑक्सीजन पर है, उनकी ड्रिप या ऑक्सीजन बंद हो जाए, खत्म हो जाए तो उनकी जान जा सकती है। इसलिए डॉक्टर्स लगातार इसी काम में लगे रहते हैं, जबकि नॉर्मल सिचुएशन में ये काम कोई नर्स या वार्ड बॉय करते हैं। ये उन्हीं का काम है। केएम हॉस्पिटल वार्ड 4, यहाँ लास्ट सेवरल आवर्स से एक भी स्टाफ नर्स नहीं है, एक भी सर्वेंट नहीं है। वी आर मैनेजिंग 35 critical patients. Only 3 resident doctors are continuously working to keep them alive. Nobody is there. Critical patient like this, जिनका नॉरएड्रेनालिन ड्रिप खत्म हो गया था, उसका सिर्फ लाइफ सेव करने के लिए वापस से ड्रिप जो स्टाफ नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी रेसिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं अभी, सो दैट द पेशेंट विल सर्वाइव। मेरे पास कोई भी अभी स्टाफ नहीं है। 4 घंटे हो चुके हैं। मैं और मेरे साथ 2 कलीग हैं। हम यहाँ पे सिक पेशेंट के साथ, प्रति सिक पेशेंट के साथ है, कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए नहीं है। हम पेशेंट के रिलेटिव से रिक्वेस्ट करते हैं कि कंप्लेन करें। वी नीड हेल्थ वर्कर, वी नीड स्टाफ नर्सेज। देयर इज नो स्टाफ नर्सेज हियर फ्रॉम पास्ट 3 hours, 4 hours. देयर इज नो सर्वेंट ऑल्सो फ्रॉम पास्ट 4 hours. So we need helpers. We can't do this alone. They are very sick patients right now. I am right now loading noradrenaline dopamine to make some drugs for the patient. Otherwise, the patient won't last long. If I only have to intubate the patient, no other person is there. There is already one patient lying on the ground in altered sensorium, not responding to the command. We tried to lift him up. We tried to tear our PPE as well. So it is becoming very difficult for us to manage this situation alone already. इस वीडियो के बारे में, मुंबई के हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी के बारे में हमारी संवाददाता नम्रता दुबे ने मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर से बात की। मेयर ने माना ये वीडियो जेन्युइन है। जिन डॉक्टर्स ने वीडियो बनाया, मेयर उनसे जाकर मिली है, उनकी प्रॉब्लम को समझा है और आगे से दिक्कत न होने का भरोसा दिलाया है। किशोरी पेडनेकर ने कहा कि जिस वक्त वीडियो बनाया गया उस वक्त शिफ्ट चेंज हो रही थी, इसलिए वार्ड बॉय या नर्स वार्ड में नहीं थे। डॉक्टर थोड़ा इंतजार कर लेते तो बेहतर होता। मैंने खुद डॉक्टर को भी मिली है और वो टाइम जो है वो ड्यूटी चेंज होने का टाइम था। हर एक हॉस्पिटल में 10-15 मिनट, आधा घंटा उसमें तो जाता ही है, क्योंकि अब पहले नहीं जाता था लेकिन अभी जाता है। क्यों? कि अभी ट्रेन नहीं है, जो बसेस आती है वो नीचे खड़ी रहती है, वो टाइमिंग में जाना चाहिए, नहीं तो वो जिधर जाना चाहते हैं उधर उनको कुछ व्हीकल नहीं उपलब्ध होता है, तो वो चेंज के टाइम जाते हैं, वो 10-15 मिनट होता ही है।
लेकिन जो डॉक्टर ने किया तो मैंने उनको वही, मैं आज खुद गई थी, मैंने भी पूछा तो उनका वही कहना था कि सिस्टर नहीं थी, तो सिस्टर का ड्यूटी चेंज हुआ था, वो टाइमिंग था। और वार्ड बॉय मल्टीपर्पज़ वार्ड बॉय एक था, लेकिन जो परमानेंट वार्ड बॉय है वो नहीं था, वो भी ड्यूटी चेंज करने हुए था। लेकिन उसको लगा कोई है नहीं, और जैसे सिस्टर ने एंट्री की, जब भी उसने वो वीडियो निकालने के बाद, तो जो सिस्टर का ड्यूटी था वो चली गई थी अंदर और काम कर रही थी। मैं डॉक्टर किशोरी पेडनेकर की तारीफ करना चाहता हूँ। मेयर हैं, लेकिन कभी भी जवाब देने से पीछे नहीं हटती, और जब कोई शिकायत होती है तुरंत प्रोएक्टिव होकर खुद एक्शन लेती हैं, वहाँ जाती हैं। मेयर कह रही हैं कि 15 मिनट तक वार्ड में नर्स नहीं थी, लेकिन डॉक्टर अपने वीडियो में बता रहे थे कि 4 घंटे से वार्ड में कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं है। तो हमारी संवाददाता नम्रता तो चुप नहीं रहती हैं, उन्होंने किशोरी पेडनेकर से ये सवाल भी पूछ लिया। अच्छी बात है कि उन्होंने माना हॉस्पिटल में नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ की कमी है। सरकारी हॉस्पिटल्स में दिक्कत काफ़ी है, क्योंकि बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ और दूसरे कर्मचारी हॉस्पिटल नहीं आते। जो बनाया उसका मतलब है ये झूठ नहीं है, लेकिन जो बनाने का तरीका था वो गलत था। थोड़ा टाइम वेट करते थे तो सिस्टर, वार्ड बॉय, अभी परमानेंट वार्ड बॉय बहुत से आ नहीं रहे। कल ही मैंने उनको आदेश किया कि क्यों नहीं आ रहे, तहकीकात करो, जो अच्छा कंडीशन में है वो आना ही चाहिए। कोविड है तो सबको है, अभी हम भी जा रहे हैं बाहर, हम भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हम काम की तैयारी भी दिखाई है, चाहिए तो ले लो हमको, तो सबको आना है। जिस सिचुएशन है, मैन पावर की अभी कम है, लोग नहीं आ रहे हैं, किसी को नोटिस निकालते हैं तो यूनियन आती है, किसी को तो क्या करे, लेकिन तो भी इतनी मुश्किलें होके भी काम, पेशेंट हम देख रहे हैं। वाकई में मुश्किलें तो हैं। किशोरी पेडनेकर खुद नर्स रह चुकी हैं, उन्हें हॉस्पिटल के हालात का, नर्सिंग स्टाफ की अहमियत का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। तो मुझे उम्मीद तो है कि वो डॉक्टर्स की दिक्कत को जल्द दूर करेंगी। मुंबई में कोरोना के अब तक 41,000 मरीज मिले हैं, तो प्रेशर भी बहुत है। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह का कहना है कि मुंबई में करीब 4,000 सरकारी डॉक्टर्स, 6,000 नर्सेज हैं, और मुश्किल ये है कि अब तक करीब 350 नर्सेज और 100 से ज़्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो एक डर है, एक खौफ है। पता तो ये भी चला कि मुंबई के हॉस्पिटल्स में जो दूसरे राज्यों से आई हुई नर्सेज काम करती थी, वो कोरोना के खौफ से अपने घर वापस लौट गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 25,000 प्राइवेट डॉक्टर्स को ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा था, बाकायदा ऑर्डर निकाला था, इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। सरकार ने मुंबई के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने यहाँ 80% बेड्स कोरोना पेशेंट के लिए रिजर्व रखने को कहा, लेकिन आज जब हेल्थ मिनिस्टर ने प्राइवेट हॉस्पिटल का दौरा किया तो पता चला कि सरकार के आदेश का पालन नहीं हुआ, और इसके बाद 4 बड़े हॉस्पिटल्स को नोटिस जारी किया गया। ये स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे वक्त में सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, सबको मिलकर काम करना है, वरना डॉक्टर्स की मुश्किलें तो बढ़ती जाएंगी। वो मरीजों का इलाज कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो सरकार को निकालना है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी समस्या बताता हूं जिसका इलाज सरकार के पास भी नहीं है, और इसकी वजह से कोरोना के फैलने में मदद मिल रही है। देश में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद सावधानी तो और बढ़नी चाहिए, लोगों को तो और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, सरकारी सिस्टम और ज्यादा चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान इस सब की तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन जो हो रहा है वो उल्टा है। मैंने इंडिया टीवी के संवाददाताओं को देश के अलग अलग हॉस्पिटल में यह जानने के लिए भेजा कि जो मेडिकल वेस्ट है उनका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसी खबरें मिली थी बहुत जगह लोग ग्लव्स, पीपी किट्स ये सब निकालकर ऐसे ही फेंक देते हैं, मास्क पड़े रहते हैं, जो खतरा हो सकता है। लेकिन किसी भी खबर को आप तक पहुंचाने से पहले हम उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, और जब हमारे संवाददाताओं ने इसकी जांच की तो जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली है। सबसे पहले आपको मुंबई का हाल दिखा देता हूं। ये तो सबको मालूम है कि
देश के 20% कोरोना पेशेंट मुंबई में हैं। देश का हर 5वां कोरोना मरीज मुंबई का है। इसके बाद भी मुंबई के हॉस्पिटल्स में, वहां की सड़कों पर मौत का सामान बिखरा है। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मुंबई के बड़े सरकारी हॉस्पिटल कूपर हॉस्पिटल में और उसके आसपास हर जगह पीपीई किट से लेकर ग्लव्स और मास्क जैसी तमाम चीजें खुले में बिखरी हुई हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है। कूपर हॉस्पिटल में 200 से ज्यादा कोरोना के मरीज भर्ती हैं। इस हॉस्पिटल में 4 वार्ड्स स्पेशली कोविड मरीजों के लिए बनाए गए हैं। हॉस्पिटल में लोग कोरोना टेस्ट के लिए आते हैं, कोरोना पेशेंट के रिलेटिव्स आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल कंपाउंड में हॉस्पिटल स्टाफ और मरीजों द्वारा यूज किए गए किट्स खुले में बिखरे पड़े हैं। ये सीधे सीधे कोरोना का इन्फेक्शन फैलाने का सवाल है। जो लोग भी हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं वो हॉस्पिटल के गेट पर ग्लव्स और मास्क उतारकर फेंक देते हैं। मजेदार बात यह है कि जो लोग खुद ग्लव्स और मास्क उतारकर इस तरह फेंका आगे बढ़ रहे हैं, फेंका और चले गए, लेकिन जब उनसे पूछा गया ये तो गलत है, इससे कोरोना के फैलने का डर है, तो जवाब में ये लोग भी लेक्चर देने लगते हैं कि बहुत गलत बात है और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। महामारी के दौर में ये लोग कहते हैं कि खास एहतियात बरतनी चाहिए। कूपर हॉस्पिटल के पास एक दुकान है जिसमें अंतिम संस्कार का सामान है, लोगों की जीवन की आखिरी यात्रा का सामान मिलता है। आज इस दुकान पर भी लोगों का आना जाना तो होता है। ज्यादातर मरने वाले पेशेंट कोरोना के पेशेंट होते हैं। उनका अंतिम संस्कार प्रशासन करता है। परिवार के कुछ ही लोगों को बुलाया जाता है, इसलिए परिवार के लोग इस दुकान से थोड़ा बहुत सामान लेकर सीधे शमशान पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह कि इस दुकान के पास भी 2 पॉलिथीन्स में नीले रंग की पीपीई किट और दर्जनों इस्तेमाल किए हुए मास्क, हैंड ग्लव्स और मेडिकल वेस्ट, खून से सने कपड़े पड़े हुए दिखाई दिए। क्योंकि रात में मुंबई में जोरदार बारिश हुई थी जिससे मेडिकल वेस्ट इधर उधर बिखर गए थे। आप सोच सकते हैं जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं या किसी के अंतिम संस्कार का सामान लेकर जा रहे हैं, वो लौटकर घर पहुंचेंगे या फिर उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कोई नहीं जानता। ये बीएमसी का कूपर अस्पताल है और यहाँ पर हर रोज सैकड़ों की संख्या में जो मरीज है वो आते हैं। कोविड का एक स्पेशल वार्ड यहाँ पर बना हुआ है और कूपर हॉस्पिटल के पिछले गेट पर, यानी जो मॉर्चरी है उसके आगे वाले गेट पर ये मेडिकल वेस्ट की थैली फेंकी गई है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मेडिकल वेस्ट का पूरा सामान है और ये जो पूरा मेडिकल वेस्ट का सामान है जिसके अंदर दवाइयों के खोखे हैं, जिसके अंदर ग्लव्स हैं, जिसके अंदर सैनिटाइजर की बोतलें हैं, जिसके अंदर मास्क है और तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और ये बगल में अंतिम संस्कार का जो सामान है वो बेचा जाता है। यहाँ पे तमाम लोग जिनके घर में दुखद घटना हो जाती है वो यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए, लकड़ियाँ वगैरह जो है ये सब लेने के लिए आते हैं। तो यहाँ भीड़ भी लगती है और आते जाते हुए लोग यहाँ पर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा मेडिकल का जो सामान है वो कैसे फेंका हुआ है। ये मेडिकल वेस्ट है, बहुत गंदी बदबू आ रही है यहाँ पर। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा मेडिकल वेस्ट है और इसमें ग्लव्स भी हैं, इसमें मास्क भी हैं, इसमें और भी दूसरी चीज़ें हैं। ये रिपोर्ट सबूत है इस बात का कि जो खबर मुझे मिली थी कि हॉस्पिटल वेस्ट, मास्क, ग्लव्स इसी तरह फेंके जा रहे हैं, उनसे वायरस फैल सकता है, ये बात सही साबित हुई। लेकिन सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, सिर्फ मुंबई के हॉस्पिटल में नहीं, आसपास की सड़कों पर भी पीपीई किट्स और ग्लव्स और मास्क बिखरे हैं। हॉस्पिटल के आसपास जहां मेडिकल वेस्ट बिखरा है उसके आसपास बैठे लोग खाना खा रहे थे, उन्हें तो खतरे का अंदाजा भी नहीं है। सड़क पर कूड़े के ढेर में पीपीई किट और दूसरे सामान कैसे पड़े हैं। इस खतरनाक कचरे को गाय खा रही थी, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। इसके बाद हमारी टीम मुंबई के केईएम हॉस्पिटल पहुंची। बड़ा हॉस्पिटल है, यहां भी कोरोना वायरस का इलाज होता है। गजब का मंजर देखने को मिला। मॉर्चरी के बाहर एम्बुलेंस पर काम करने वाले हॉस्पिटल के कर्मचारी मास्क और ग्लव्स खुले में फेंकते नजर आए। हॉस्पिटल में काम करने वालों को तो इस बात की समझ होनी चाहिए और ये तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई। सोचिए
ये लोग खुद तो पीपीई किट पहने हुए हैं, ग्लव्स खोलकर खुले में फेंक रहे हैं। आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने किसी रिश्तेदार की डेड बॉडी क्लेम करने पहुंचे हैं। सोचिए, जिन लोगों से ज्यादा सावधानी की उम्मीद की जाती है वो लोग आम लोगों से गए गुजरे निकले। इन्हें न अपनी सिक्योरिटी का ख्याल है न दूसरों की चिंता है। इस वक्त हम केईएम हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्लव्स और मास्क जो हैं वो बाहर फेंके हुए हैं। ये मॉर्चरी है और हमने देखा कि जो पीपीई किट पहने हुए जो शख्स थे, जो एम्बुलेंस में सवार थे, वो लगातार अपने हाथों से ग्लव्स निकाल कर फेंक रहे थे। वो तस्वीरें जो हैं वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मास्क भी यहाँ पे फेंका हुआ है, वो भी हमारे सामने ही फेंका गया है मास्क। ये देख रहे तस्वीरें, साथ ही आपको दूसरी जगह जो एम्बुलेंस है वहाँ पर भी इसी तरीके से ग्लव्स और मास्क जो है वो फेंका गया है। तो ये घातक साबित हो सकता है, काफ़ी परेशान करने वाली चीज़ है। अगर इस तरीके से अगर मेडिकल वेस्ट अगर आप अस्पताल के बाहर फेंकते हैं, मॉर्चरी के बाहर फेंकते हैं, और इस वक्त लगातार जो इस मॉर्चरी में लाशें आ रही हैं वो ज़्यादातर कोविड पेशेंट्स की हैं, उनको हैंडल करने के बाद अगर आप इस तरीके से ग्लव्स मास्क आप खुले में फेंक देते हैं तो इससे घातक कुछ भी नहीं हो सकता। ये तस्वीर जो है वो केएम हॉस्पिटल के बाहर की है। मेरा काम आपको सावधान करना है। तस्वीरें आई, ऐसी ही तस्वीरें नोएडा से आई। नोएडा में सब लोग जानते हैं कि हालात थोड़े बहुत काबू में आ रहे हैं। मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन उस स्पीड से नहीं जितनी दूसरे शहरों में बढ़ रही है। इस वक्त यूपी में कोरोना की एक्टिव मरीजों की संख्या 3,231 है। अब तक 5,078 कोरोना के पेशेंट ठीक हो चुके हैं। अकेले नोएडा में अब तक कोरोना के 470 केस आ चुके हैं। इनमें से 299 लोगों को इलाज के बाद घर भेजा गया है और फिलहाल नोएडा में 164 एक्टिव केसेस हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नोएडा के हॉस्पिटल्स कोशिश कर रहे हैं कि ये केसेस बढ़े। जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर कौन सोच सकता है कि नोएडा में कोरोना कितने दिन तक काबू में रहेगा। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। नोएडा के जिला हॉस्पिटल में पीपीई किट्स कचरे के डब्बे में मिली। ये यूज की हुई किट हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने या डॉक्टर ने ड्यूटी खत्म होने के बाद उतार कर फेंकी है। इसी तरह से किट को फेंकना कितना खतरनाक हो सकता है कम से कम डॉक्टर तो जानते हैं। जब नोएडा के प्रशासन को हमने जानकारी दी तो एक्शन शुरू हुआ। पहले किट को वहां से हटाकर प्रॉपर तरीके से नष्ट किया गया। इसके बाद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है जिससे पता चले ये किसने किट फेंकी थी। नोएडा के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ने कहा कि जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा क्योंकि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमारे आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर है जी, वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए पीपीई किट का इस्तेमाल किया जाता है जी। यदि ऐसा कोई हम लोग उसको बायो जो हमारा जो है यूज नहीं होता है उसको हम उस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यदि आप ये बता रहे हैं तो इसको निश्चित तौर पर हम लोग संज्ञान में लेंगे। गलत तरीका है ये, संज्ञान में लेंगे। जो भी इसके लिए उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ कर सर क्या तरीका है इसको डिस्पोजल करने का? कोरोना फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। डस्टबिन में या कहीं भी वो उसको फेंक नहीं सकता है, गलत है। गलत है। अच्छा है कि ये माना कि गलत है और फिर ये भी कहा कि सीसीटीवी कैमरे से डिटेक्ट करेंगे किसने गड़बड़ किया। अगर इस तरह से एक्शन होगा तो शायद लोगों को बात समझ में आएगी। भोपाल में हमारे संवाददाता अनुराग अब्दार ने बताया कि रायगढ़ जिले के सरकारी हॉस्पिटल्स में इसी तरह की लापरवाही हो रही है। जिले के 2 हॉस्पिटल से ऐसी तस्वीरें मिली। ब्यावर के सिविल हॉस्पिटल का मेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल के पीछे बने ग्राउंड में फेंका जा रहा है। इसी तरह सारंगपुर के सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल वेस्ट को पास के नाले में फेंका जा रहा है। इस नाले में बड़ी संख्या में मास्क, पीपीई किट सहित दूसरे सामान पड़े हुए दिखाई दिए। हालांकि मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के बारे में केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। नियम है, कानून है, कायदा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसके प्रोटोकॉल को डिटेल में हर जिलों को भेजा है। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल अलग है और वही हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने इसके बारे में रायगढ़ के चीफ मेडिकल ऑफिसर से पूछा
तो उन्होंने कहा कि यह लापरवाही बहुत गंभीर है और वो इसकी जांच करवाएंगे। यूपी का झांसी तीसरे लॉकडाउन में ग्रीन जोन में दिखाई देता था, कोरोना फ्री था, लेकिन इसके बाद झांसी में तेजी से इंफेक्शन फैला। हालांकि चौथा लॉकडाउन खत्म होते होते झांसी एक बार फिर कोरोना से फ्री हो गया, लेकिन अब फिर से झांसी में 6 एक्टिव पेशेंट हैं। झांसी में अब तक कुल 42 कोरोना के मरीज मिले, जिनमें से 31 ठीक हो गए, 5 की मौत हुई, 6 अभी हॉस्पिटल में हैं। झांसी में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर क्यों हुआ, इसकी वजह भी आप देख लीजिए। हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने बताया कि यूपी में जो 6 कोविड डेडिकेटेड मेडिकल कॉलेज है, उनमें से झांसी मेडिकल कॉलेज भी एक है, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से मरीजों को वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जो सरकार मुहैया करवाती है। 2 दिन पहले यूपी के हेल्थ मिनिस्टर सुरेंद्र खन्ना ने भी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था और उस वक्त मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने वहां फैली गंदगी को मंत्री जी की नजरों से छुपा लिया था। लेकिन हकीकत यह कि मेडिकल कॉलेज में पीपीई किट्स, ग्लव्स और मास्क बड़ी संख्या में जगह जगह पड़े हुए दिखाई दिए, और ये सब उन डॉक्टर्स और एम्बुलेंस कर चलाने वालों के हैं जो कोरोना के शिकार मरीजों का इलाज कर रहे हैं या फिर मरीजों को एम्बुलेंस में लाने ले जाने का काम करते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जब प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली कि मंत्री जी आने वाले हैं, तो आनंद फानंद में जगह जगह फैला मेडिकल वेस्ट साफ कराया गया। आप जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं वो सिर्फ 2 घंटे के अंतर ली गई हैं, एक सुबह 8 बजे की, दूसरी हेल्थ मिनिस्टर के आने की सूचना के बाद सुबह 9:30 बजे की। सुबह गंदगी थी और 10:30 बजे साफ सफाई शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश के शामली की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। शामली के सरकारी हॉस्पिटल के पीछे फेंके गए मेडिकल वेस्ट में पीपी किट के अलावा मरीजों का बचा हुआ खाना भी था, जिसे कुत्ते खा रहे थे। हालांकि जब इसके बारे में शामली की जिला अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने एक नया तर्क दिया। डीएम जसजीत कौर ने बताया कि इस मामले की जांच चीफ मेडिकल ऑफिसर से कराई जा रही है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। हॉस्पिटल का वेस्ट बिल्डिंग के पीछे कचरे में डाला जाता है और पूरे कचरे को इकट्ठा करके उसे नष्ट किया जाता है। सीएमओ साहब को विस्तृत निर्देश दे दिए गए हैं कि वो उसकी जांच करके रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा ये बताना है कि जितना भी हमारा मेडिकल वेस्ट अस्पताल से निकलता है, उसको ब्लीचिंग पाउडर में सोक करके पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है। उसके बाद हमारे शेड्स बने हुए हैं, वहाँ पे उनको रखा जाता है, जहाँ से हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है सिनर्जी, वो ऑल्टरनेट डेज पे आके उसको पिकअप करती है। पूरा प्रोसीजर फॉलो करके वेस्ट का डिस्पोजल किया जाता है। वीडियो के संबंध में जांच आने के बाद आवश्यक कार्रवाई जो है वो करी जाएगी। हमने बहुत सारे जगहों पर जानकारी हासिल की, कई जगह रैंडम चेक किया। यूपी के हापुड़ में अब तक 140 से ज़्यादा कोरोना के इन्फेक्शंस के मामले सामने आए हैं, लेकिन हापुड़ के सरकारी हॉस्पिटल का हाल देखिए। हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में इस्तेमाल की गई पीपी किट खुले में फेंकी गई हैं, कहीं यूज मास्क पड़े हैं, हैंड ग्लव्स पड़े हैं, और हैरानी की बात यह कि पीपी किट तो डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ ही यूज़ करता है, और ये लोग तो जानते हैं कि इस तरह की किट को फेंकना खतरनाक हो सकता है। और जहाँ किट फेंकी गई वहाँ डॉक्टर्स के ही घर बने हुए हैं। हालांकि जब इस हॉस्पिटल के इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने लापरवाही के लिए पब्लिक को जिम्मेदार ठहरा दिया। सरकारी अस्पतालों में रश बहुत रहता है, भीड़ लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है। मैं चाहूँगा कि पब्लिक अवेयरनेस ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक देख के जैसे ग्लव्स का इस्तेमाल कर रही है, कहीं उनको सर्जिकल मास्क जो मिल रहे हैं उनको कर रही है, तो उसकी उपयोगिता ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए जो ये फेंक रहे हैं गलत फेंक रहे हैं। अब मैं आपको एक और हैरानी की बात बताता हूँ। जिस हॉस्पिटल में पीपी किट खुले में फेंके गए, उसी हॉस्पिटल में मेडिकल वेस्ट के नाम से एक कलेक्शन सेंटर बनाया गया है। मेडिकल वेस्ट को पॉलिथीन में पैक करके इस कलेक्शन सेंटर में रखने का आदेश प्रशासन ने दिया हुआ है, लेकिन कोई मानता नहीं। दूसरी तरफ जिन लोगों को बिना पढ़ा लिखा कहते हैं, जो लोग शहर में कचरा इकट्ठा करने का काम करते हैं, वो मेडिकल कॉलेज का कूड़ा भी उठाते हैं। उन लोगों को भी किट दी गई है। ये लोग अपनी किट को बहुत सही तरीके से डिस्पोज करते हैं। जब कोरोना का क्राइसिस शुरू हुआ था, उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये लग रही थी कि देश में पीपी किट्स,
ग्लव्स और मास्क की कमी न पड़ जाए। उस वक्त ये लग रहा था कि डॉक्टर्स को कोरोना से बचाने के लिए पीपी किट का इंतजाम कैसे होगा। अब हाल ये कि देश में 3 लाख पीपी किट हर रोज बनते हैं, हर रोज प्रोडक्शन होता है। करीब 3 करोड़ मास्क और ग्लव्स रोज बनाए जा रहे हैं। अब ये आसानी से सबको मिल रहे हैं, कमी नहीं है। तो अब मेडिकल वेस्ट एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मेरा काम है आपको चेतावनी देना, समझाना, और ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी और दूसरों को समझानी पड़ेगी। अगर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लव पहनकर चल रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए, क्योंकि खुले में फेंकने से ये चीज़ें वायरस फैलाने में मददगार हो सकती हैं। और जहाँ तक पीपी किट का सवाल है, तो पीपी किट या तो डॉक्टर्स को मिलता है या फिर हेल्थ वर्कर्स इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर पीपी किट खुले में फेंकी गई है या सड़क पर फेंकी गई है, तो इसके लिए पब्लिक तो जिम्मेदार नहीं है। इसका ख्याल हॉस्पिटल को, प्रशासन को, सरकार को, डॉक्टर्स को रखना होगा। हॉस्पिटल के मेडिकल वेस्ट को प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत डिस्पोज ऑफ किया जाए, ये ज़रूरी है और ये प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। लेकिन जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, वो कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे देखकर दुख होता है, और ये नई तरह की प्रॉब्लम है। सरकार लोगों से अपील कर रही है, कोरोना का दौर है, 2 गज दूरी बनाए रखें, बहुत ज़रूरी है। कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग ही एक रास्ता है। लेकिन आज कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन सारे नियमों को तोड़ा, सारी गाइडलाइंस को तोड़ा। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर वी श्रीरामुलु ने आज चित्रदुर्ग में अच्छे मानसून की कामना के लिए वेदांती नदी में अर्घ देने का काम किया। नीयत तो अच्छी थी, इरादा ठीक था, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करने का तरीका बिल्कुल गलत। मंत्री जी ने अपने कार्यक्रम की जानकारी कार्यकर्ताओं को एडवांस में दे दी थी। अब मंत्री जी आ रहे हैं तो स्वागत के लिए तैयारियां भी की गई। हजारों की तादाद में मंत्री जी के समर्थक जुट गए, और फिर क्या हुआ ये आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। मंत्री जी के लिए एप्पल की एक बड़ी माला बनाई गई, और माला इतनी बड़ी थी, इसे क्रेन के जरिए मंत्री महोदय तक पहुंचाया गया। ऊपर से फूलों की बरसात की गई। न कोई सोशल डिस्टेंसिंग और न किसी ने मास्क पहनने की जहमत उठाई। हालांकि तस्वीरों की चर्चा होने लगी तो मंत्री महोदय को गलती समझ में आई। उन्होंने सफाई दी। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि उनका कार्यक्रम पहले से फिक्स था। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भीड़ लगाने से मना किया था, पर कार्यकर्ता आ गए, उन्हें कैसे रोकते। मंत्री जी ने कहा उन्होंने मास्क की जगह गमछे से मुंह ढका हुआ था। मैंने आपसे बात करने के लिए अभी मास्क उतारा है। कार्यक्रम के दौरान मैंने गमछा लगाया था। ये कोई फिक्स्ड कार्यक्रम नहीं था। मैं नदी पूजन के लिए आया था। कार्यकर्ताओं के कहने पर इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। मैं हर व्यक्ति से लगातार अपील कर रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। हमने इसके लिए गाइडलाइंस भी बनाई हैं। सभी मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मैंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनका काम है कर्नाटक के लोगों को सुरक्षित रखना। इन्हें पता होगा कि कर्नाटक में अब तक कोरोना के 3,796 केसेस सामने आए हैं। आज ही 388 नए केस सामने आए हैं। कर्नाटक में कोरोना की वजह से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। हेल्थ मिनिस्टर श्रीरामुलु की जिम्मेदारी है कि कर्नाटक के लोगों को कोरोना से बचाएं। लेकिन जब वो खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, खुद ही नियम तोड़ेंगे, तो फिर जनता से नियमों का पालन कौन कर पाएगा। मैं अमेरिका के हालात के बारे में आपको बताऊं, इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देता हूं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच अब से थोड़ी देर पहले फोन पर बात हुई है। ट्रंप ने अगले साल अमेरिका में होने वाले G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच कोरोना और WHO को लेकर भी बात हुई। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में जारी हिंसा को लेकर चिंता जताई।
ट्रंप से हुई बातचीत की जानकारी नरेंद्र मोदी ने दी है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, कोरोना समेत कई इश्यूज पर बात हुई और अमेरिका में जो हालात हैं वो वाकई में चिंता पैदा करने वाले हैं। और ट्रंप हालात को लेकर परेशान भी हैं क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड के नाम के एक ब्लैक कम्युनिटी के आदमी की हत्या के बाद अमेरिका के कई शहरों में हिंसा चल रही है और थमने का नाम नहीं ले रही। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसा प्रभावित शहरों में सेना को उतारने की चेतावनी दी है। ट्रंप की बात मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखा दूं कि हालात आज भी कैसे बेकाबू रहे, कैसे भीड़ लूटपाट और आगजनी कर रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कैलिफोर्निया के ऑकलैंड शहर की हैं। यहाँ दंगाई मर्सिडीज बेंज के शोरूम में घुस गए। सैकड़ों की भीड़ ने पूरे शोरूम को कुछ ही मिनटों में तहस नहस कर दिया, वहां खड़ी कारों को तोड़ दिया। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि दंगाई किस तरह से दुकानों से शूज, बैग्स और ज्वेलरी लेकर लूट कर जा रहे हैं। चूंकि कार को लूट कर ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए लोगों ने शोरूम में खड़ी कारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जब इससे भी दिल नहीं भरा तो उन्होंने वहां रखी कारों में आग लगा दी। दंगा करने वालों ने मर्सिडीज की करोड़ों रुपए की कीमत की कारों को कुछ ही मिनटों में कबाड़ में तब्दील कर दिया। इस लूटपाट की तस्वीरें न्यूयॉर्क से भी आई। भीड़ ने यहां के आइकॉनिक डिपार्टमेंटल स्टोर में लूटपाट की। ये स्टोर 1901 से इसी बिल्डिंग में है और 1978 में इस बिल्डिंग को नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस में शामिल किया गया था। लेकिन दंगा करने वालों को स्टोर के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस से कोई मतलब नहीं था। उनको जो दिखा, जो लूटना शुरू किया, बस रुके नहीं। हैरानी की बात है कि न्यूयॉर्क में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, फिर भी पुलिस इन दंगाइयों को रोकने में नाकाम रही। भीड़ ने स्टोर में पहले लूटपाट की और फिर कुछ सामान को बाहर लाकर उसमें आग लगाई। अमेरिका के 40 से ज्यादा शहरों में यह हिंसा फैली हुई है। इसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप अब तक डिफेंसिव थे, लेकिन आज पूरे ऑफेंसिव मोड पे थे। ट्रंप ने कहा कि उनकी प्रायोरिटी देश में फैले दंगे और एनआरकी को खत्म करना है। जिन राज्यों और शहरों में हिंसा हो रही है, अगर वहां के गवर्नर और मेयर ने सिचुएशन नॉर्मल करने के लिए सख्ती नहीं की, नेशनल गार्ड्स को नहीं भेजा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो आर्मी को वहां भेज देंगे। ट्रंप ने दंगा करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा उन्हें इस हिंसा की कीमत चुकानी होगी। First, we are ending the riots and lawlessness that has spread throughout our country. सबसे पहले हम हमारे देश में फैले दंगे और अराजकता को खत्म करेंगे। हम इसे अब खत्म करेंगे। मैंने सभी गवर्नरों से यह कहा है कि वो जरूरी तादाद में नेशनल गार्ड को तैनात करें ताकि सड़कों पर अराजकता ना हो। जब तक हिंसा का दमन नहीं हो जाता, तब तक मेयर और गवर्नर को कानून को सख्ती से लागू करवाना होगा। अगर किसी शहर या राज्य ने जान माल की हिफाजत के लिए कड़े एक्शन लेने से इनकार किया, तो मैं अमेरिका की सेना तैनात करवा दूंगा और समस्या को हल कर दूंगा। मैं इस आतंक के आयोजकों से कहना चाहता हूं कि आपको कानून का सामना करना होगा और जेल जाना होगा। I want the organizers of this terror to be on notice that you will face severe criminal penalties and lengthy sentences in jail. और इस बार ट्रंप व्हाइट हाउस के पास बने सेंट जोस चर्च गए। इसे प्रेसिडेंट्स चर्च के नाम से जाना जाता है क्योंकि हर अमेरिकी प्रेसिडेंट यहाँ कम्युनिटी सर्विस करते हैं। इस चर्च के तहखाने में दंगाइयों ने आग लगा दी थी और साथ ही चर्च में भी तोड़फोड़ की थी। आज ट्रंप अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ सेंट जोस चर्च गए। हैरानी की बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने चर्च तक जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, पैदल गए। इस दौरान उनके हाथ में बाइबल थी, लेकिन ट्रंप के चर्च जाने पर भी हंगामा हुआ। चर्च के रास्ते में प्रोटेस्टर्स जमा थे और उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। वॉशिंगटन के बिशप ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरह पुलिस ने पीसफुल प्रोटेस्ट को हटाने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया वो सही नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप की चर्च विजिट और हाथ में बाइबल पकड़ना महज एक फोटो ऑप था, सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए था।
ट्रंप ने तो दंगा करने वालों से निपटने के लिए सेना उतारने की चेतावनी दी है, लेकिन कई शहरों में पुलिस अलग अलग तरीके से हिंसक भीड़ पर काबू पाने में जुटी है। कहीं फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं प्यार से समझाया जा रहा है। ऐसी एक तस्वीर मियामी से आई। मियामी की पुलिस ने प्रोटेस्टर्स के सामने घुटनों के बल बैठकर जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पर अफसोस जताया। मियामी पुलिस के जवान और अफसर करीब करीब उसी अंदाज में घुटनों के बल पर बैठे थे जिस तरह से जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या करने वाले व्हाइट अफसर डेरिक शॉविन ने उसके गर्दन दबाई थी। मियामी पुलिस के इस एक्शन का असर हुआ। प्रोटेस्टर्स ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया और कई लोगों ने आगे बढ़कर पुलिस को गले लगाया। पुलिस वालों ने भी ऐसा ही किया। पुलिस वालों के अफसोस जताने और प्रोटेस्टर की समझदारी की वजह से ब्लैक और व्हाइट के बीच की दूरी मिटी, हालात बिगड़ने से बच गए। मियामी पुलिस ने नाराज भीड़ को शांत करने का जो तरीका निकाला, लगता है वही सही तरीका है। पुलिस ने एक अफसर की गलती पर माफी मांगी, नाराज लोगों को गले लगाया, ये भी सही है। लेकिन जो लोग दंगा कर रहे हैं, जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटना भी जरूरी है। अमेरिका इन दंगों से बहुत परेशान है, लेकिन भारत के ऊपर भी हर थोड़े दिन में एक नई मुसीबत आ जाती है और आज जो मुसीबत आई वो साइक्लोन की टेंशन है। आजकल दिन ही कुछ ऐसे कि हर रोज एक नई मुसीबत सामने आती है। इस वक्त गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कोस्टल इलाकों में एक बड़े साइक्लोन का खतरा है, जिसमें ये तूफान कल दोपहर अलीबाग के पास कोस्टल एरिया में टकरा सकता है। अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने लोगों से कल और परसों यानी 2 दिन घर से न निकलने की अपील की है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि तूफान को लेकर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है और प्रधानमंत्री उन्हें मदद का पूरा भरोसा दिलाया है। तूफान आने से पहले इस वक्त मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। साउथ गुजरात और दमन और दीव समेत कई शहरों में तूफान का खतरा है। हालांकि सरकार ने कल ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमें इन इलाकों में तैनात कर दी थी। महाराष्ट्र के कोंकण में, दमन द्वीप में लोगों को सुरक्षित जगहों में पहुंचा दिया गया है और जो फिशरमैन समंदर में गए थे उन्हें भी कोस्ट गार्ड की तरफ से वापस लौटने की चेतावनी दे दी गई है। रात की बात यह है कि निसर्ग तूफान की अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है, इसलिए लगता तो यह है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन डर तो है।